नमस्कार। क्या आपको पता है हमारे देश के पोस्टल डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 4,03,678। इसमें 3,694 गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, 1,63,271 नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं और 2,36,613 जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक है। अब इतने लोगों के जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करने के लिए आ रहा है एक नया पोस्ट ऑफिस बिल, जिससे सवाल यह उठता है कि क्या यह नया बिल आगे चल के पोस्ट ऑफिस की सूरत बदल सकेगा और क्या यह पोस्ट ऑफिस के एग्जिस्टिंग कर्मचारियों के लिए भी अच्छा साबित होगा या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अब पोस्ट ऑफिस के बारे में भी क्या शो देखूं मैं, यह टॉपिक तो मेरे से रिलेटेड ही नहीं है। जी नहीं, यह टॉपिक आपसे बिल्कुल रिलेटेड है, भले ही इनडायरेक्टली सही, क्योंकि यहां सवाल है लाखों लोगों के रोजगार का और उनसे जुड़े हुए परिवारों का। यहां सवाल है 125 साल पुराने ब्रिटिश राज के कानून को बदलने का। यहां सवाल है ग्रामीण डाक सेवकों का, जिनको काफी लोग इंडियन पोस्टल सर्विसेज की बैकबोन भी कहते हैं। आप सोचिए, ग्रामीण डाक सेवक या जीडीएस लगभग 55 से 60% वर्कफोर्स है हमारे पूरे पोस्टल विभाग की, और इनके लिए आज तक क्या किया है पोस्टल डिपार्टमेंट ने? इनको नौकरी दी है, बहुत अच्छी बात है। इनको तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे क्या? क्या नौकरी और तनख्वाह दे दी जाए तो सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? इज दैट द एंड? क्या सर्विस कंडीशंस, प्रमोशन, डिग्निटी ऑफ लेबर, रिस्पेक्ट, इन सब बातों का आज के युग में कोई महत्व नहीं बचा है? बिल्कुल बचा है। और इसलिए हम आज मूलतः बात करेंगे जीडीएस के बारे में और पोस्टल विभाग से संबंधित इस नए बिल के बारे में। अब जीडीएस का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रामीण डाक सेवक। इनकी नौकरी परमानेंट है और नहीं भी। इनकी सर्विस कंडीशंस पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि इनसे काम तो बहुत ज्यादा निकाला जाता है, लेकिन उसके अनुसार जो रिकॉग्निशन और इंसेंटिव्स मिलने चाहिए वह मिलना तो बहुत दूर की बात है। बल्कि इनके साथ एक तरीके का सौतेला व्यवहार एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी करा जाता है। यहां मैं यह नहीं कह रहा कि ऊपर के अफसरों की गलती है या वो ऐसा कुछ करते होंगे, आई एम श्योर वो बहुत अच्छे से रहते होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनके सर्विस रूल्स की, जो पॉलिसी इनको लेके बनी हुई है उनकी। बेसिकली ग्रामीण डाक सेवक 3 प्रकार के होते हैं: ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। मोटे तौर पर जीडीएस की जिम्मेदारियां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और ब्रांच ऑफिस संभालने से लेकर हर प्रकार की पोस्टल फैसिलिटीज के मेंटेनेंस, अपकीप, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड इवन प्रोक्योरमेंट तक की होती है। मतलब जो ग्रास रूट एंड लॉजिस्टिकल वर्क रहता है पोस्ट ऑफिसेस का, वह बिना जीडीएस कार्डर के संभव ही नहीं हो सकता है। एंड दिस इज द रीजन इनको बैकबोन ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी बोला जाता है। अब हम चलते हैं हमारे को होस्ट मिस्टर सौरभ के पास, जो कि दिल्ली के एक जाने माने अधिवक्ता हैं और इनको सर्विस लॉ में महारत हासिल है। इन्होंने काफी बड़े बड़े सर्विस मैटर्स डील करे हैं। तो सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डाक सेवकों की जिम्मेदारी में ऑनलाइन सर्विसेज देखना, मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, ये सब भी जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्या उनके पास इतने फंड्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं कि वह यह टास्क कर सकें? जी सुयश, बिल्कुल नहीं। कुरियर कंपनीज से कंपेयर करें, क्योंकि हम देखें तो कुरियर कंपनीज के कारण ही ये नया बिल आया है, तो उनके कंपटीशन में तो कहीं कोई उतना फंड नहीं मिलता जिससे कि मार्केटिंग, मैनेजमेंट और प्रमोशन आप कर पाएं पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। हम थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखते हैं, वो भी सरकारी जगहों पर ही देखते हैं, बट वो कहीं भी काफ़ी नहीं है कि वो कुरियर कंपनीज से कम्पीट कर पाएँ। अब ये नए एक्ट में सीधे तो नहीं दिया हुआ है, नए रूल्स में हो सकता है ये दे इस पे, परंतु इस पे क्लैरिटी तो मिसिंग है। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जीडीएस जो होते हैं उनको हम क्यों सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन के बाहर देख रहे हैं इस कानून में भी? जी, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जो जीडीएस होते हैं उनको सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन का हिस्सा नहीं माना जाता है। मतलब अगर कोई हायर ऑफिसर है पोस्टल सर्विसेज का,
उसके लिए अलग नियम कानून रहेंगे, जीडीएस के लिए अलग नियम कानून रहेंगे, और वह सारी पर्क्स और जो बेनिफिट्स किसी सिविल सर्वेंट को मिलते हैं केंद्र सरकार के, वो पर्क्स नहीं मिलेंगे उनको। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सौतेला व्यवहार है उनके साथ, और काम उनसे पूरा कराया जा रहा है और उनको इस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। आई थिंक दिस इज हाईली अनफेयर इन माय पर्सनल ओपिनियन। अब अगर इसमें हम और भी सर्विस कंडीशंस इनकी देखेंगे हम, जो कि रूल 3A में दी हुई हैं, तो हम पाएंगे कि इनको एक अंडरटेकिंग भी देनी होती है नौकरी ज्वाइन करने से पहले कि इनके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। मुझे तो ऑनेस्टली ये भी बहुत ही कोअर्सिव कंडीशन लगी। आपका क्या सोचना है इस पे सौरभ? जी सुयश, आपने सही कहा, ये मुझे सौतेला व्यवहार ही लगता है जो इनके साथ किया जा रहा है रूल 3A के तहत। आप ऐसे देखिए तो इनको पार्ट टाइम काम ही पार्ट टाइम वर्कर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, परंतु इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान है, फायदा कुछ नहीं मिलता पार्ट टाइम नौकरी का, क्योंकि बाकी कंडीशंस उन पे जो इम्पोज की जाती है वो बहुत हार्ड है और बहुत टफ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कंडीशन से कंपेयर करें तो। और जैसा कि इनको अंडरटेकिंग देनी पड़ रही है, तो आप ऐसे सोचिए कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो धरातल से जुड़े हुए हैं, उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा तो वो उसी में कमाएंगे, वो क्यों आएंगे एक और नौकरी करने? उनको उसमें ही समय देना पड़ता है। तो ये गरीबों के साथ भी एक नाइंसाफी मुझे लगती है। अब इसमें, और सौरभ सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बस छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि आप इतने बड़े बड़े काम दे रहे हो उनको, मार्केटिंग के, प्रमोशन के, ऑनलाइन सर्विसेज हैंडल करने के, और उसके बाद आप उनको पार्ट टाइम वर्कर की तरह ट्रीट कर रहे हो। सो एज आई सेड, दिस इज हाईली अनफेयर। प्लीज कंटिन्यू। जी, ये बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि पार्ट टाइम काम ये है भी नहीं। एक तरह से देखिए तो उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल आपसे था कि मैक्सिमम वर्किंग पीरियड भी इनका फिक्स्ड है, जो सिर्फ 5 आवर्स अ डे है। तो ये क्या लगता है कि उनके आराम के लिए दिया गया है, या इसमें भी कुछ सरकार का फायदा छुपा है? जी, इसमें तो मुझे लगता है कि सरकार का ही फायदा छुपा हुआ है, क्योंकि अगर 5 घंटे की आप वर्क कंडीशन डाल दोगे तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके की वर्क कंडीशन नहीं डालोगे तो फिर आपको बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके बराबर आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि काम आप पूरा दे रहे हो, लेकिन आप इस तरीके की कंडीशंस डाल दे रहे हो जिससे सतही तौर पे ऐसा प्रतीत हो कि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं या इनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो ये चीज़ें देख के मुझे ये भी लग रहा है कि इनके ट्रांसफ़र भी करे जा सकते हैं। इसमें भी अगर आप रूल्स को देखेंगे तो एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आपके पास रेसिडेंस होना चाहिए जहाँ पे भी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो, दूसरी तरफ आप ट्रांसफरेबल जॉब भी इसको बना रहे हो, और कहीं पे भी आप ट्रांसफर अलाउंस की बात नहीं कर रहे हो। तो क्या आपने ऐसा और किसी सेट ऑफ एम्प्लॉयज के साथ देखा है सौरभ? आपने तो इतने मैटर्स करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, एंड आपको काफ़ी एक्सपर्टीज भी इसमें हासिल है, तरह तरह के हमने देखे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इसके बारे में क्या सोचना है आपका? जी, इसमें पहली बात तो ये है कि ये ट्रांसफरेबल क्यों जॉब है। आप जब इसे पार्ट टाइम वर्कर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं एसेंशियली, तो आप उसमें भी ट्रांसफर इनका करना चाहते हैं। ये अपने परिवार के साथ आप इनको बोल रहे हैं कि इनके पास अलग सोर्स ऑफ इनकम भी हो। वो सोर्स ऑफ इनकम नॉर्मली किसी का भी होता है, वो अपने घर के आसपास होता है। अब उससे आप इसको ट्रांसफर भी कर देंगे तो ये दूसरी जगह जाके वापस पैसा कमाना चालू करे। ये कोई रईसी की बात तो है नहीं। के लिए भी आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो, उसमें भी खर्चा आता ही आता है। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कि उनके पास कोई रॉयल्टी है और उनको आता रहता है पैसा, और उसके बाद वो हॉबी की तरह ग्रामीण डाक सेवक का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। उनके जब आप चाहते हैं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी हो दूसरा, और उसके बाद उनसे काम भी करवाना चाहते हैं, तो आप उनको उनके प्लेस ऑफ वर्क प्लेस से आप उनसे अलग नहीं कर सकते। और अगर वो कर रहे हैं तो आप ट्रांसफर अलाउंस तो छोड़िए, उनको आपको उसका लॉस ऑफ इनकम के लिए भी अलाउंस देना चाहिए, जो उनका ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम है। और दूसरी बात, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि ट्रांसफर अलाउंस आप देखिए तो सीनियर ऑफिसर्स को भी मिलता है, और उनको कितना ज़्यादा अलाउंस मिलता है इस बारे में तो बात ही क्या करें हम। लेकिन ट्रांसफ़र किसी भी इंसान का होता है तो परिवार के साथ अपने शिफ्ट होता है, और वो शिफ्ट होता है तो उसको नॉर्मल मार्केट रेट्स पे ही सारे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेने पड़ते हैं।
और उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो अपने जेब से दे, ये सही नहीं है। और इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई एक अफसर का ट्रांसफर हो रहा है या ग्रास रूट लेवल वर्कर ट्रांसफर हो रहा है। उसमें जो पैसा लगता है, जो वाजिब है, रीजनेबल है, उतना पैसा देना चाहिए। इसको इनकम से रिलेट नहीं करना चाहिए। ये कोई इनकम नहीं है, ये खर्चा आपने करवाया है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, तो उसका खर्चा आपको उठाना चाहिए। जी, मतलब तो यही हो गया कि बड़ा अफसर अपना सामान एयरप्लेन से भेजे और जो लोअर कैडर का अफसर है वो अपना सामान बैलगाड़ी से भेजे। ये तो यही आप इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बैलगाड़ी का भी तो खर्चा दो कम से कम। जी हाँ, कम से कम वो तो दे दो आप। जी बिल्कुल। अब अब इसके साथ मैं ये पूछना चाह रहा था, हम ये बातें कर रहे हैं इस बिल में जो कमियां हैं जो हमें दिख रही हैं, या पूरे सिस्टम जो वर्किंग है उसमें जो कमियां दिख रही हैं, तो क्या नए बिल से कोई आशा आपको दिखती है? इसमें कुछ और क्या लाया जा रहा है? जी, नए बिल से अगर वैसे मैं बात करूं तो मुझे बहुत आशा दिखती है, क्योंकि नया बिल प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इन सब चीज़ों की तरफ तो काफ़ी फोकस कर रहा है। नए बिल का मेन पर्पस है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बनाना, और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बनाने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो डेफिनेटली देनी पड़ेगी पोस्टल डिपार्टमेंट को। सो इन दैट सेंस आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कानून है। लेकिन इसमें कमी जो है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेके। ये मुझे किसी न किसी प्रकार की गहरी साजिश भी लग रही है, लोगों की नौकरियां कम करने की। आपने कोई भी उसमें प्रोविज़न नहीं डाला, एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं होगा, क्या कैडर रहेगा, आपने केवल इतना लिख दिया कि पुराने रूल्स लागू होंगे। अब अगर पुराने रूल्स कल के दिन बदल दिए जाते हैं तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज कानून के हिसाब से पूरी पावर है अथॉरिटीज को इस तरीके के रूल्स को बदलने की। सो इससे रिलेटेड सौरभ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो जीडीएस कैडर हो या बाकी पोस्टल सर्विसेज के एम्प्लॉयज हों, क्या ऐसा हो सकता है कि नया कानून आने के बाद उनकी जो जॉब है वो किसी तरीके से खतरे में पड़ जाए? जी ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसा आपने बताया कि इसमें छटनी की जा सकती है, और ये अभी एक्ट में कुछ इस पे दिया नहीं गया, इस पे एक्ट में चुप रखा गया है इस बात को। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं इसको लेके। सर्विस कंडीशंस की भी अलग से बात नहीं की गई है कि एक्ट में आप कुछ क्लेम कर पाए कि स्टैट्यूटरली आपका कुछ हक बनता है इसमें, अगर आप काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लिए तो। एंड क्या ऐसा भी हो सकता है सौरभ कि सरकार बोल दे कि अब हम आगे नई जीडीएस की भर्ती नहीं करेंगे और जो एग्जिस्टिंग जीडीएस है केवल वही काम संभालते रहेंगे और बाकी चीज़ों को हम प्राइवेट तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे, आउटसोर्स कर देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राइवेटाइजेशन सीधे हाथ से ना होके वो दबे हाथ से हो रहा है। मुझे तो ये लगता है ये एक रास्ता हो सकता है जिसपे ये इसके रूल्स आगे आ सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा है, परंतु इसका रास्ता पूरा खुला रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रूल्स बना सकती है, ये कर सकती है। परंतु इसके साथ मैं ये भी कह दूं कि इससे सिर्फ ना तो जीडीएस कैडर का ही नुकसान होगा, इससे आम नागरिकों को भी नुकसान होगा। क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि हम सिर्फ बड़े शहरों में जब भेजते हैं तो कुरियर सर्विसेज काफ़ी अच्छा काम करती हैं, और बड़े शहरों में भी कुछ पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे कि वो सर्विसेबल नहीं होते हैं कई कुरियर कंपनीज के। और छोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें सिर्फ पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आप जा सकते हैं और वो टाइमली पहुंचेंगे, जितना भी नॉर्मल टाइम लगाते हैं पोस्ट ऑफिस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आप कुरियर कंपनीज पे आप रिलाई कर गए और आपने अपनी जो व्यवस्था है, अभी की व्यवस्था जो है पोस्ट ऑफिस की, उसको एक बार बिगाड़ दी तो उसके बाद वापस उसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जीडीएस क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि 65 साल तक काम करने की इजाजत है इसमें जीडीएस को, जो कि 65 साल अगर मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज वो है और एक सरकारी डॉक्टरों की है। उसके अलावा देखिए कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें, और इवन हाई कोर्ट के जजेस की भी 62 ईयर्स है। तो इतने सालों तक काम करने के बाद भी क्या कोई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन बनता है?
इस जी कैडर का बिल्कुल लेके। बनता है, और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इसमें अट्रैक्ट होगा। कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। और जब आप इतने सालों तक काम कर रहे हो, जब आपकी सर्विस कंडीशंस में लिखा है कि आप 65 साल तक काम करेंगे और अचानक से एक दिन अगर विथ अ स्ट्रोक ऑफ पेन ये कंडीशन अगर हटा दी जाती है, तो डेफिनेटली अगर कल के दिन कोई भी एम्प्लॉय कोर्ट में जाके इस तरीके के डिलीशन को अगर चैलेंज करेगा, तो बिल्कुल मुझे लगता है उसको सक्सेस मिल सकती है इस पे। इसमें इसके इसमें साथ लेकिन मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि इसमें क्या सरकार इसका फायदा नहीं उठाएगी कि आपकी कंडीशंस हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज आप सिविल सर्विसेज का पार्ट नहीं हैं, ऐसा इन्होंने एक्ट में डाल रखा है, जो पहले भी था अभी भी जी है। वो रहेगा, बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है उनके साथ। इस तरीके का काम वैसे तो मुझे लगता नहीं सरकार करेगी, एंड अगर कोई भी सरकार ऐसा काम करती है तो बहुत ही गलत काम होगा ये। मुझे लगता है कोर्ट्स होलिस्टिक पिक्चर को देखेंगी इसमें। अब इसके साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी एक सवाल आ रहा था कि जो सर्विस कंडीशंस हैं जीडीएस की और बाकी पोस्टल सर्विसेज के एम्प्लॉयज की, वो किस तरीके से नए बिल आने के बाद आपको लगता है ऑल्टर होंगी? क्योंकि हमें ये क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो सर्विस कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगी, या जैसी हैं अभी उनको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि अब आप प्राइवेट सर्विसेज को भी काम आउटसोर्स करने लगेगी ये नए कानून आने के बाद, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जीडीएस की अहमियत कम हो जाए या उनका काम कम करने की कोशिश करी जाए। मुझे ये तो नहीं लगता कि जीडीएस की अहमियत कम होगी किसी भी तरीके से। तो आपका क्या सोचना है इस पे? जी, पहली बात तो इसमें एक्ट साइलेंट है, तो हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं। तो एक्ट में तो सीधा ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इमीडिएट लेवल पे हमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी रिसेंटली जीडीएस से रिलेटेड रूल्स बने थे रिसेंट ईयर्स में, तो वो भी इसी सरकार का काम है, तो बहुत जल्दी वो इस रूल्स को बदलना भी नहीं चाहेंगे। देखिए रूल्स के अगर आप देखें तो 2001, 2011, 2018, 2019, 2023 रूल्स तो मुझे लगता है कि सरकार जब चाहे तब अपने हिसाब से बदल देती है। जब उसका मन करता है तब उसे बस कलम चलानी है और नियम बदलने हैं। इसमें तो कोई संसदीय प्रक्रिया का भी सवाल नहीं रहता है। सो इसीलिए बस मुझे ये लग रहा था। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पोस्टल सर्विसेज के एम्प्लॉयज के लिए क्या किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा? इस नए बिल में कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसी प्रकार का एश्योरेंस देने से काम चलेगा? कुछ इससे क्लैरिटी आएगी? जी, पहली बात तो हम बार बार सरकार की बात कर रहे हैं। अभी ये बिल है, अभी ये पार्लियामेंट में पास होना है। पार्लियामेंट सरकार से बड़ी चीज होती है और इस पे संसदीय चर्चा भी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ऑपोजिशन के मेंबर्स भी इस पे चर्चा जरूर करें और अपने सुझाव दें, और पार्लियामेंट में अश्योरेंस देना चाहिए कि ग्रामीण डाक सेवक कैडर को हम तरीके से ट्रीट करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छे प्रावधान लाएंगे। मैं उनमें से कुछ की बात कर सकता हूं, जैसे कि हार्डशिप अलाउंस उनका बढ़ाना चाहिए। वो जैसे कंडीशंस में काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं, वो बहुत टफ कंडीशंस रहती हैं, शहरी लोग उसकी जी सौरभ, ये आपने बहुत ही एक, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि पार्लियामेंट में जो भी मिनिस्टर इस बिल के ऊपर चर्चा करेगा उसको एक एश्योरेंस संसद के पटल पर देना चाहिए कि हम जीडीएस और बाकी पोस्टल सर्विसेज एम्प्लॉयज की जो सर्विसेज हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे बेहतर ही बनाएंगे, बेहतर पे स्केल देंगे, बाकी सारे उनको बेनिफिट्स देंगे। जी प्लीज। अब इसमें हमने काफी चर्चा कर ली कि जीडीएस वर्कर्स जो हैं उनकी कितनी समस्या है। तो आप अगर जीडीएस वर्कर्स आपसे पूछें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसका आपका क्या जवाब, आप क्या जवाब देंगे उनको? जी मेरा एक सिंपल सा सुझाव है। मैं पोस्टल सर्विसेज में काम भी नहीं करता हूँ, मुझे उनकी ग्रास रूट की प्रॉब्लम भी नहीं पता है। स्टिल मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप अपनी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएं और सरकार से कांस्टेंट कम्युनिकेशन बना के रखें। उनको पिटिशंस समय समय पर सबमिट करते रहें। आपकी आवाज़ जनता तक भी पहुंचनी चाहिए, सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए। दैट्स इट। जी बिल्कुल, हमें तो
हमने जब पढ़ना चालू किया और हमने कमेंट सेक्शन में देखा, तब हमने जाके थोड़े सीरियसली, हमने बस सुना था जीडीएस, हमने उसके बारे में थोड़ा समझना चालू किया कि जीडीएस क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, और फिर भी उनको कितना कम पैसा दिया जाता है। तो हमें भी ये बहुत ठीक नहीं लगा। तो होपफुली हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी अवेयर हो जाएंगे कि ग्रासरूट लेवल पे जो काम करते हैं उनकी कितनी अनदेखी होती है। और होपफुली पार्लियामेंट में जब अगली बार चर्चा हो, इस बार तो मेरे हिसाब से पास नहीं हुआ ये बिल, अगली बार जब चर्चा हो तो हमारे विपक्ष के नेता भी इस बारे में अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो मेरे ख्याल से सरकार को कुछ ना कुछ अश्योरेंस तो देना ही पड़ेगा। और हो सकता है इस बिल में कुछ चेंजेस आ जाएं, अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसलिए पार्लियामेंट की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं होपफुल हूँ कि कुछ बेहतर ही निकल के आएगा इसमें। और इसके साथ ही हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मैं बस ये भी बोलना चाहूंगा कि हम आगे भी पोस्ट ऑफिसेस के और मुद्दों को उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें यह नया बिल पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि इसमें बहुत बुनियादी चेंजेस लाए जा रहे हैं, बहुत ही बड़े चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिससे पूरे देश की पोस्टल सर्विसेज प्रभावित होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, आगे भी हम इस पर और चर्चा करते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।